नमस्कार। स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस घड़ी का इंतजार किया जा रहा था वह घड़ी अब आ गई है। अब आप पूछेंगे कि सर कौन सी घड़ी का इंतजार किया जा रहा था। दरअसल नए संसद भवन का निर्माण लंबे समय से चल रहा था। बीते 2-3 वर्षों से इस संसद भवन के निर्माण में बहुत बड़ी संख्या में श्रम बल और जो बहुत बड़ी संख्या में अधिकारी गण हैं वो लगे हुए थे। अब इस संसद भवन के उद्घाटन की बेला आ गई है ना। और समाचार पत्रों में ये जानकारी मिल रही है कि आगामी 28 मई को इस नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा किया जाएगा। ऐसी संभावनाएं अब जताई जा रही हैं। तो यहाँ पर इसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है और द हिंदू में यह खबर आई है कि प्राइम मिनिस्टर टू इनॉग्रेट न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग ऑन May of 28, है ना। तो आज की चर्चा में हम जिस बिंदु पर बातचीत करेंगे उसका सरोकार ये रहेगा कि भाई इस नए संसद भवन में जो नई विशेषताएं शामिल की जा रही हैं, जो नई व्यवस्थाएं शामिल की जा रही हैं, वो क्या कुछ है और साथ ही ऐसी क्या समस्या आन पड़ी थी, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी जिसके कारण एक नए संसद भवन के निर्माण को लेकर करके भारत सरकार के द्वारा एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया, है ना। तो आज की चर्चा में हम लोग इस पूरे मामले को अच्छे से समझेंगे। साथ ही मेरा जो सरोकार रहेगा इस डिस्कशन में वो ये भी रहेगा कि भारतीय संसद में जिस तरीके से लोकसभा और राज्यसभा के स्तर पर विभाजन किया जाता है सीटों की संख्या के आधार पर, उन सीटों की संख्या को लेकर करके भी जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं और जो उनसे संबंधित दिक्कतें हैं वो क्या दिक्कतें हैं और इस नए संसद के माध्यम से क्या वो दिक्कतें समाप्त हो जाएंगी, इस पर भी बातचीत करेंगे। साथ ही संसद की जो संरचना वर्तमान में है और जो संरचना नए संसद भवन में रखने की बात की गई है उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। तो एक पूरा का पूरा मैंने ब्रीफ आपको बता दिया कि इस डिस्कशन में हम लोग किन किन पहलुओं पर बातचीत करेंगे और निश्चित तौर पर यह डिस्कशन आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो जाएगा। जहां एक तरफ इसका महत्व भारतीय राज्य व्यवस्था के दृष्टिकोण से पॉलिटी में पेपर 2 जो जीएस का पेपर है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें भी इसका महत्व हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछे जा सकते हैं, है ना। इसके अलावा कला और संस्कृति के स्तर पर भी यह जो टॉपिक है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अभी हम लोग जब डिस्कशन करेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरीके से यूपीएससी के द्वारा इस पूरे कंटेक्स्ट को मद्देनजर रखते हुए सवाल भी बनाया गया है ना। तो बड़ा ही रोचक ये टॉपिक है, बड़ा ही रोचक विषय है। निश्चित तौर पर आप भी इसका आनंद लीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं 2 सूचनाएं दे दूं। ये 2 सूचनाएं फाउंडेशन कोर्स के संदर्भ में और एनसीईआरटी कोर्स के संदर्भ में है। पहली सूचना तो ये है कि स्टडी IQ IAS हिंदी का जो जीएस का फाउंडेशन कोर्स है यह कंटिन्यू शुरू हो चुका है और बैच 5 के स्तर पर इसकी शुरुआत हो गई है 11 मई से, है ना। मैंने पहले भी इसके बारे में डिस्कशन किया है और 20 मई यानी कि आज की तारीख है 19 मई, 20 मई यानी कल तक ही इसमें एडमिशन की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। और ध्यान रखिएगा कि जो नए वर्ष में यानी 2024 में भी जो पेपर होने वाला है सिविल सेवा का जो एग्जामिनेशन होने वाला है प्री के लिए उसका भी नोटिफिकेशन जो डेट है वो डेट डिक्लेयर हो चुका है कि 26 मई 2024 को प्रारंभिक परीक्षा होगी। नोटिफिकेशन तो खैर अगले वर्ष ही आएगा, लेकिन जो कैलेंडर जारी किया जाता है यूपीएससी के द्वारा वो कैलेंडर तो जारी हो चुका है। तो यदि आप टारगेट बना रहे हैं कि हाँ भाई मैं अगले साल परीक्षा दूंगा या दूंगी, तो फिर निश्चित तौर पर यह बैच आपके लिए फ्रूटफुल साबित हो सकता है, बशर्ते आप हिंदी माध्यम में तैयारी कर रहे हैं। लगभग 13 महीनों की ये कक्षाएं अनवरत चलती रहेंगी। वर्तमान में इसकी शुरुआत इतिहास विषय से इस बैच की शुरुआत की गई है। क्लियर। तो यदि आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो दिलीप लाइफ कोड का इस्तेमाल करते हुए 18,999 में इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। क्लियर। चलिए, दूसरी जो सूचना है वो जो मैंने आपको बताया भी कि एनसीईआरटी कोर्स की शुरुआत होने वाली है। इसकी शुरुआत 22 तारीख से हो जाएगी, 22 मई से।
और इस कोर्स में यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो फिर दिलीप लाइव कोड का ही इस्तेमाल करना है और मात्र 1499 रुपए में इस कोर्स में आपको आसानी से एडमिशन हो सकता है। इस कोर्स की सबसे बड़ी विशेषता यह है दोस्तों कि आप चाहे किसी भी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी रोजगार के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं और इसका फायदा आपको निश्चित तौर पर मिल सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी अपने आप में बेसिक बुक्स, बेसिक फाउंडेशन माने जाते हैं। जब आप इस पर पकड़ मजबूत कर लेंगे तो निश्चित तौर पर आपके लिए आगे की राह बहुत आसान हो जाएगी। इसलिए यहां पर लिखा हुआ भी है कि यूपीएससी या अन्य सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए यह कोर्स आपके लिए बराबर फायदेमंद है ना। तो यदि आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो जल्दी से एडमिशन लीजिए। 22 मई से दोपहर में 3 बजे से इसकी कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। लगभग 2-2.5 घंटे की कक्षाएं हर दिन होंगी और हर विषय को, हर सब्जेक्ट को इसके अंतर्गत कवर किया जाएगा। ये तो महत्वपूर्ण सूचनाएं होंगी बैचेस को लेकर करके। जाहिर सी बात है कि यदि आपको बैचेस के बारे में पता रहेगा तो फिर आप उस हिसाब से अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए उसमें एडमिशन लेंगे और देन फिर आप अच्छे से प्रॉपर तरीके से पढ़ाई भी करेंगे, है कि नहीं। चलिए अब हम लोग फिर से आ जाते हैं मुद्दे पर, और मुद्दा क्या है कि भाई नए संसद भवन, ये आप सामने जो एक तस्वीर देख रहे हैं यही है नया संसद भवन। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं पीछे की ओर, ये है वर्तमान में जो संसद भवन है उसकी स्थिति, और ये जो नया आप यहाँ पर नई तस्वीर देख रहे हैं ये नए संसद भवन की रूपरेखा को दर्शा रहा है। ठीक है, अब जब उद्घाटन होगा तब तो और बेहतर तरीके से क्लैरिटी के साथ हम लोग देख पाएंगे, समझ पाएंगे, है कि नहीं। तो यहां पर इसी नए संसद भवन का उद्घाटन संभावित तौर पर 28 मई को होने वाला है। ठीक है, अच्छा अब यहां पर बात ये आती है कि भाई इस नए संसद भवन के निर्माण में किस मंत्रालय की भूमिका है ना। तो इस नए संसद भवन के निर्माण में आवास और शहरी मामले मंत्रालय की भूमिका, ठीक है ना, शहरी मामले मंत्रालय। देखो यार, सवाल कहां से पूछा जाएगा, किस तरीके से पूछा जाएगा, इसका अता पता किसी को नहीं है ना। इसलिए कोशिश ये होती है हम लोगों की कि हम लोग अपने स्तर पर जो भी किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, वो आपको दे दें, है ना। अभी बीते ही हफ्ते में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा आयोजित की गई, और यदि आपने पेपर दिया होगा या फिर आपने पेपर देखा होगा तो नेपाल में जो एक हवाई दुर्घटना हुई थी कुछ समय पहले, लगभग जनवरी माह में, उस हवाई दुर्घटना के संदर्भ में एक सवाल पूछ दिया गया था कि किस एयरलाइंस का यह हवाई जहाज था, और मैंने इस टॉपिक को कवर किया था और येती एयरलाइंस के बारे में मैंने बाकायदा बताया था कि ये येती एयरलाइंस का हवाई जहाज था, और ठीक वही सवाल पूछा गया था, है ना। तो जब सवाल आ जाता है तब लगता है कि अरे यहां से भी सवाल बन सकता है ना। तो यहां इसी बात को आपको समझना है, ध्यान रखना है हमेशा कि जो भी आप पढ़ें, है ना, जो भी टॉपिक पढ़ें, जिस विषय को ही पढ़ें, तो उसको अच्छे से पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन आप तो नहीं बना रहे हैं ना, क्वेश्चन हम लोग तो नहीं बना रहे हैं। हमारा काम है कि अच्छे से आपको पढ़ाएं और आपका काम है अच्छे से आप पढ़ें, ताकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछे, कैसे भी पूछे, तो आप इस स्थिति में हो कि उसका बाकायदा उसका उत्तर दे सके, है ना। चलिए, तो यहां पर इस बात को समझना है, आवास और शहरी मामले मंत्रालय के द्वारा इसका निर्माण करवाया जा रहा है, और टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, है ना। एक दो बात और जान लीजिए, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के माध्यम से इसका निर्माण हो रहा है ना। और इसमें विभाग के स्तर पर जो CPWD है, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, है ना, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, उसकी भूमिका यहां पर है। कंपनी के तौर पर टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड जो है इसमें अपनी भूमिका निभा रही है, इसके निर्माण कार्य में निभा रही थी, इनफैक्ट अब तो बनकर तैयार ही हो गया है। और अहमदाबाद की एक कंपनी है HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट लिमिटेड, उसी के द्वारा इस संदर्भ में, इस नए संसद भवन के संदर्भ में डिजाइन तैयार किया गया था, है ना। तो 3-4 बातें यहां पर समझ लीजिए। मंत्रालय कौन सा है, तो आवास और शहरी मामले मंत्रालय, दोबारा मैंने आपको बताया। विभाग कौन सा है, तो CPWD, है ना, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग,
कौन सी कंपनी ने डिजाइन किया है इस नए संसद भवन के लिए, तो मैं यहां पर लिख देता हूं ताकि आपको ध्यान में भी रहे। HCP डिजाइन, अंग्रेजी में लिख दूं तो गुस्सा होगे तो नहीं ना, है ना, अंग्रेजी में लिख दिया है। HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, MGT यहां पर लिख दिया मैंने, मैनेजमेंट, आप समझ जाएंगे। तो इस कंपनी के द्वारा डिजाइन किया गया है और इस कंपनी के द्वारा, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है ना। अब फिर हम लोग आगे बात करते हैं कि नया संसद बनाने की वजह क्या रही भाई। सवाल तो फिर घूम कर करके वहीं आ गया कि सर आप ये सब तो बता दे रहे हैं कि कौन मंत्रालय बना रहा है, किस कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है, कौन सी कंपनी ने डिजाइन किया है, ये तो बताइए कि बनाने की वजह क्या रही, है ना, क्यों इतना बड़ा कदम उठाया गया। तो देखो इस संदर्भ में कई सारी बातें निहित हैं। पहली बात तो यह है कि जो वर्तमान में संसद है, वर्तमान में जिस संसद में सारा काम होता है, वह एक पुरानी संरचना को संदर्भित करता है। पुरानी संरचना का मतलब ये कि इसका निर्माण 1927 में हुआ था, जो वर्तमान में संसद है ना। अच्छा, हम लोग संसद तो कर रहे हैं, है ना, मैंने कई बार संसद बोला, संसद भवन बोला, संसद बोला, तो संसद का मतलब तो आप समझते हैं ना या नहीं समझते? संसद का मतलब क्या होता है? संसद भवन अलग हुआ और संसद का मतलब अलग हुआ, ये ध्यान रखिएगा, है ना। संसद का मतलब हुआ कि वह व्यवस्था जिसमें राष्ट्रपति महोदय, राज्यसभा और लोकसभा तीनों ही आते हैं, तीनों को सम्मिलित तौर पर संसद कहा जाता है, यह ध्यान रखिएगा। और संसद भवन की यदि हम बात करें तो संसद भवन एक बिल्डिंग है, एक स्ट्रक्चर है, जिसमें हम सामान्य तौर पर लोकसभा और राज्यसभा को देखते हैं और उसको उसके हिसाब से हम लोग उसको पढ़ते हैं, है ना। लेकिन संसद की यदि हम बात करें तो इस भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में, आप इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट ये है अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा को मिलाकर करके संसद के निर्माण या संसद की व्यवस्था का जिक्र मिलता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जब हम संसद भवन की बात कर रहे हैं तो संसद भवन तो एक बिल्डिंग है, एक स्ट्रक्चर है। राष्ट्रपति भवन अब अलग हो गया, है ना, राष्ट्रपति भवन अलग है और संसद भवन अलग है। ऐसा नहीं कि भाई संसद का मतलब तीनों है तो संसद भवन में ही तीनों ही होंगे, ऐसा नहीं, है ना, ये कंफ्यूजन नहीं रखना है। राष्ट्रपति भवन वो अलग है, वो रायसीना हिल्स में है। आप यदि दिल्ली कभी आए हो या दिल्ली में आप रहते हो तो आप एक बार भ्रमण जरूर कीजिएगा, है ना। राष्ट्रपति भवन के एकदम अंदर में तो नहीं जाने देता है, लेकिन अमृत गार्डन राष्ट्रपति भवन में ही है, तो वहां पर जाने दिया जाता है ना। तो ये सारी बातें यहां पर आपको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। दूसरी बात ये कि सदस्यों की संख्या इस समय सीमित थी। देखो हम लोग पुरानी संरचना में क्या स्थितियां थी वो भी अभी हम लोग जिक्र करेंगे। बस अभी ये समझिए कि भाई बहुत पुराना है, लगभग 100 साल की स्थिति अभी इसकी होने वाली है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर एक कदम उठाया जा रहा है। इसके साथ साथ और भी कई सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि सदस्यों की संख्या इसमें सीमित है ना। इसके साथ साथ यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आने वाले समय में सदस्यों की संख्या बढ़ने की संभावना है। अब आपके मन में तुरंत सवाल उठना चाहिए कि सर ये आप क्या बता रहे हैं कि अभी सदस्यों की संख्या सीमित है, फिर आने वाले सालों में सदस्यों की संख्या बढ़ जाएगी, बढ़ने की संभावना, ये क्या माजरा है? देखो दरअसल यहाँ पर 2-3 बातें आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। देखो वर्तमान में यदि हम भारतीय संसद भवन में यदि बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा, है ना, संसद भवन की बात कर रहे हैं, तो लोकसभा में अधिकतम मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है लोकसभा का वो कितना है? 552, 552। और राज्यसभा के लिए मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है ना, वो क्या है, कितना है? 250 है। क्लियर? वर्तमान में जो भारतीय संसद में लोकसभा की अवस्थिति है, इसमें 545 संसद सदस्य हैं, जिसमें से जो 530 हैं
वो किसमें से चुन करके आए हुए हैं? तो राज्यों से, अलग अलग राज्यों में जो लोकसभा की सीटों का आवंटन किया जाता है उसके आधार पर इनका निर्वाचन होता है और देन फिर ये चुनाव में जीतते हैं। बात समझा रही है ना? इसके अलावा बाकी जो यूनियन टेरिटरीज हैं, यानी कि जो राज्यों के अलावा जो संघ शासित प्रदेश हैं, संघ शासित क्षेत्र हैं, उनसे 20 अधिकतम हो सकते हैं, है ना? ये ध्यान रखिएगा। ये 552 में मैं यहाँ पर बाइफर्केट कर रहा हूँ। वर्तमान में तो ऐसे 545 हैं, लेकिन इन 552 में से जो 530 है ये राज्य के माध्यम से आते हैं, है ना? राज्य में जो भी लोकसभा की सीटें आवंटित की जाती हैं उनसे आते हैं, और 20 जो होते हैं वो यूनियन टेरिटरीज से आते हैं, है ना? संघ शासित क्षेत्रों से आते हैं। ठीक है। 2 ऐसे सदस्य होते थे जो कि एंग्लो इंडियन समुदाय से वो मनोनीत किए जाते थे। ठीक है। लेकिन एंग्लो इंडियन समुदाय से संबंधित जो प्रावधान था वह समाप्त कर दिया गया, है ना, 109वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से। ठीक है। और अब वह व्यवस्था हटा दी गई है। तो वर्तमान में जो अभी स्थिति है वो ये है कि कुल अभी 545 मेंबर्स भारतीय संसद के लोकसभा में अभी काम करते हैं, लेकिन मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 552, इससे अधिक नहीं हो सकता है। ठीक है। उसी तरीके से जो राज्यसभा है, राज्यसभा में अधिकतम 250 संख्या है। ठीक है। और इन 250 में जो 12 सदस्य हैं वह मनोनीत होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं, ये तो आप सभी जानते होंगे, है ना? और इसके अलावा जो 238 हैं उनका निर्वाचन किया जाता है राज्य विधानसभाओं के माध्यम से, है कि नहीं? तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब आर्टिकल 79 में बताया मैंने आपको भारतीय संसद के बारे में, है ना? भारतीय संसद का मतलब क्या हुआ? राज्यसभा, लोकसभा और भारत के राष्ट्रपति महोदय। ठीक है। इसके अलावा जो लोकसभा है इसके लिए आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 81 में 81 में चर्चा की गई है, और राज्यसभा के गठन के संदर्भ में अनुच्छेद 80 में चर्चा की गई है। ठीक है। तो ये दोनों जो अनुच्छेद हैं यहां पर लोकसभा और राज्यसभा के गठन के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्लियर? बहरहाल अब देखो सदस्यों की संख्या सीमित है, सदस्यों की वर्तमान में जो संख्या है लोकसभा और राज्यसभा में ये है, और यदि किसी भी मामले में यदि संयुक्त अधिवेशन का आयोजन किया जाता है तो फिर वर्तमान में जो संसद भवन है वहां पर एक सेंट्रल हॉल है, केंद्रीय हॉल, वहां पर ही व्यवस्था की जाती है। लेकिन स्थिति यह है कि जो केंद्रीय हॉल है उसमें जब ज्वाइंट सेटिंग का आयोजन किया जाता है, संयुक्त बैठक का जब आयोजन किया जाता है तो वो बहुत ही स्पेस कम रहता है ना? ये एक चिंता की बात होती है सुरक्षा के लिहाज से। क्लियर? तो यहां पर इसको मद्देनजर रखा गया है। साथ ही जो मैंने आपको बताया कि आने वाले समय में सदस्यों की संख्या बढ़ने की संभावना है, इसके पीछे का क्या आधार है? इसके पीछे का आधार यह है कि 2026 तक ही जो वर्तमान में संसद के सदस्यों की संख्या है वह रहेगी। इसके बाद इसमें और बढ़ोतरी की संभावना है। क्यों बढ़ोतरी की संभावना है? दरअसल हुआ ये कि भारतीय संविधान के 84वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से यह तय किया गया था कि 1971 की जनगणना के मुताबिक ही जो सदस्यों की संख्या है लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में वह एज इट इज रहेगी। ठीक है। 1971 की जनगणना के अनुसार ही। और कब तक रहेगी? तो 2026 तक रहेगी। बात को ध्यान से समझिएगा, है ना? यहां पर स्पेस है नहीं तो मैं लिख देता, इसलिए मैं आपको इसको बता रहा हूं कि 84वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से यह तय किया गया कि 1971 की जनगणना के आधार पर जो निर्धारण है संसद के अंतर्गत लोकसभा के सदस्यों और विधानसभा के सदस्यों के संदर्भ में, उनकी संख्या के संदर्भ में, वह 2026 तक एज इट इज बनी रहेगी। ठीक है। और इसके बाद 2026 के बाद ही उसमें कोई परिवर्तन होगा। क्लियर? अब 2023 तो चला आया है, 2-3 वर्ष की बात है। 2026 के बाद फिर से जो
नया डेलिमिटेशन होगा, नया परिसीमन होगा, उसके आधार पर संसद सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी होगी ही होगी। यदि हम अभी की बात करें तो ये कहा जाता है कि स्वतंत्रता के समय में यदि एक सांसद पर लगभग 5 लाख लोगों का, 5 लाख भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व था, तो अब यह बढ़ कर करके 25 लाख जनता का प्रतिनिधित्व हो गया है एक सांसद पर, है ना, लोकसभा के एक सांसद पर इतना अधिक हो गया है। तो ये यदि हम वैश्विक स्तर पर तुलना करें तो ये कहीं ज्यादा है ना। एक व्यक्ति जो है 25 लाख का प्रतिनिधित्व कर रहा है, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है जनसंख्या बढ़ी है ना। स्वतंत्रता के समय में जनसंख्या कुछ और थी, धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती चली गई। और 2023 के मिड में संयुक्त राष्ट्र ने क्या कहा है भारत की जनसंख्या के बारे में, ये कहने की जरूरत नहीं है। 2026 में क्या होगा ये कोई कह नहीं सकता है, और जनसंख्या में बढ़ोतरी ही होगी, है कि नहीं। 2-3 वर्ष में क्या ही हो जाएगा, घटोतरी तो होने की संभावना ही नहीं है, हाँ या ना। तो यहां पर इस बात को भी ध्यान में रखा गया है कि भाई आने वाले समय में सदस्यों की संख्या जब बढ़ेगी तो फिर सदस्य को हम कहां बैठाएंगे। अभी वर्तमान में जो संसद का ढांचा है, इस ढांचे में और अधिक सदस्यों की संख्या को एडजस्ट कर पाना यह संभव नहीं है ना। जितना हो सकता है उतना वर्तमान में वह मौजूद है, क्लियर। इसके अलावा और भी कुछ जो तथ्य हैं इस संदर्भ में कि भाई नए संसद भवन के संदर्भ में और क्या क्या फैक्टर्स दिख रहे थे, तो और फैक्टर्स में यह दिख रहा था कि जो वर्तमान में संसद भवन जहां पर विराजमान है वह क्षेत्र पहले दिल्ली में है, तो दिल्ली में वह पार्टिकुलर एरिया सिस्मिक जोन 2 के अंतर्गत माना जाता था, ध्यान से समझिएगा, है ना, भूकंपीय क्षेत्र 2 के अंतर्गत वो आता था, ठीक है। लेकिन बाद में धीरे धीरे परिस्थितियां बदलती चली गई हैं। अब वर्तमान में दिल्ली का जो यह क्षेत्र है यह भूकंपीय जोन 4 के अंतर्गत आता है ना, और आने वाले समय में हो सकता है कि यह भूकंपीय क्षेत्र 5 के अंतर्गत आ जाए। तो जो वर्तमान में भवन का ढांचा जिस धरातल पर टिका हुआ है, आने वाले समय में यदि तेज तीव्र भूकंप आया तो उससे उसको नुकसान और ज्यादा हो सकता है। इसके अलावा एयर कंडीशनिंग को लेकर करके, प्रकाश की व्यवस्था को लेकर करके, है ना, इन सभी स्थितियों को मद्देनजर रखते हुए यह निर्णय लिया गया है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और आप जान लीजिए कि 1956 में जो वर्तमान में संसद भवन है इसमें कुछ रिजोवेशन किया भी गया था, कुछ उसमें एड ऑन किया गया था, 2 तल्ले 2 फ्लोर्स उसमें और एड ऑन किए गए थे, बनाए गए थे 1956 में। लेकिन जो संसद भवन का गुंबद है वर्तमान में, उससे वह जो गुंबद है छिप जाता है, ठीक है, और वह गुंबद अपने आप में जो सेंट्रल भवन, सेंट्रल हॉल का वह गुंबद है, वह गुंबद अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है प्रतीकात्मक स्तर पर। तो इन्हीं सब वजहों को मद्देनजर रखते हुए यह फैसला लिया गया, निर्णय लिया गया कि भाई हम नए संसद भवन का निर्माण करेंगे, ठीक है। तो इसके पीछे की जो एक पूरी कहानी रही है, ये मेरे ख्याल से अब आप समझ पा रहे होंगे कि क्या संरचना के स्तर पर दिक्कत महसूस की जा रही थी और क्या तकनीकी स्तर पर दिक्कतें महसूस की जा रही थी। तकनीकी मतलब कि संसद सदस्यों की संख्या को लेकर करके, है ना। ये सभी बातें यहां पर आप समझ पा रहे होंगे। अच्छा, अब एक चीज और समझ लीजिए कि नए संसद का जो ढांचा है यह त्रिकोणात्मक होगा, है ना। यहां पर मैंने ये तस्वीर दिखाई भी है, यह त्रिकोणात्मक ढांचा थोड़ा होगा, और जो पुराना संसद भवन है यह वृत्ताकार ढांचे में है, ठीक है। अच्छा, यहां पर एक बात और समझ लीजिएगा कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों को इस नए संसद भवन में पहचान के तौर पर आजमाया जा रहा है। कैसे कैसे आजमाया जा रहा है? तो जो लोकसभा है ना, लोकसभा में जो अंदरूनी ढांचा है यह मोर की तरह का बनाया जा रहा है, मोर का प्रतीकात्मक इसमें रहेगा, है ना। और मोर हम जानते हैं कि भाई भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। उसी तरीके से जो राज्यसभा है, राज्यसभा का जो अंदरूनी ढांचा है यह कमल की तरह का रहेगा, और कमल क्या है? राष्ट्रीय फूल है, राष्ट्रीय पुष्प है कि नहीं।
तो इस संदर्भ में इसको यहां पर महत्व मिल रहा है। इसके अलावा जो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद को इसके अहाते में, इस नए संसद भवन के अहाते में प्लांट किया जाएगा, लगाया जाएगा, है ना। तो यहां पर ये सभी कुछ नए जो विशेषताएं हैं इस संसद भवन के संदर्भ में ध्यान में रखने की आवश्यकता है। आगे मैंने आपको बताया कि वर्तमान संसद 1927 में तैयार हुआ था और इसकी संदर्भ में आपको इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है कि एडविन लुटियन प्लस हर्बर्ट बेकर, इन दो लोगों ने इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई, है ना। और एडविन लुटियन को तो खास तौर पर जाना जाता है कि भाई दिल्ली में कई संरचनाओं के निर्माण में उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। तो 1921 से 1927 तक में इन दोनों की सक्रिय सहभागिता रही थी और देन फिर भारतीय संसद का निर्माण करवाया गया था, है ना। और इनमें से जो लुटियन साहब थे, इनका तो ये मानना था कि भारत में जो पहले की संरचनाएं हैं, जो ढांचे हैं, वो बहुत ही बेतरतीब हैं, अच्छे नहीं हैं। तो हम क्यों नहीं अपनी पाश्चात्य या फिर यूरोपीय जो संरचनात्मक प्रणाली है, संरचनात्मक तकनीक है, उसका हम इस्तेमाल करेंगे, है ना। और इनके संदर्भ में ये भी कहा जाता है, इन दोनों लोगों के संदर्भ में कहा जाता है कि इन्हें भेजा गया था भारत के अलग अलग हिस्सों में, ताकि वो जाकर कर देखें कि भारत में जो स्थापत्य का निर्माण कार्य हुआ है प्राचीन भारत में, मध्यकालीन भारत में, वह किस तरीके से हुआ है, वो एक बार ऑब्जर्व करें। और जब इस संसद भवन को बनाया गया तो इसका जो आकार है, इसकी जो आकृति है, वह इतना ऐसा संयोग उसके बारे में कहा जाता है कि उसकी आकृति मध्य प्रदेश के मुरैना में एक 64 योगिनी मंदिर है ना। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश के मुरैना में 64 योगिनी मंदिर की आकृति के समान ही वर्तमान में भारतीय संसद की आकृति है। हालांकि इसका साक्ष्य नहीं है, इसका प्रूफ नहीं है कि निश्चित तौर पर उसी को कॉपी किया गया है या नहीं किया गया है ना। ऑफिशियली इसका प्रूफ नहीं है, आधिकारिक तौर पर इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन अनधिकृत तौर पर यदि हम करें या फिर अनऑफिशियल वे में यदि हम कहें और बाद में जो लोगों ने देखा तो यही समझ में आया कि भाई ये तो मुरैना में जो 64 योगिनी मंदिर है ना, इसके आधार पर ही ये संसद दिख रहा है कि नहीं। तो ये चीजें यहां पर आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और इसका निर्माण देखो काउंसिल हाउस के तौर पर किया गया था। निश्चित तौर पर पहले जब ब्रिटिश शासन काल में इसका निर्माण किया गया होगा तो कौन जानता था कि 20 साल के बाद 1947 में भारत को आज़ादी मिल जाएगी और ब्रिटिश साम्राज्य का यहाँ से अंत हो जाएगा और वे बैग एंड बैगेज चले जाएंगे अपने घर, है ना। ये तो कोई नहीं जानता था कि कब क्या होगा। 20 वर्ष बाद ये स्थिति आ गई और देन फिर जब भारत में एक बेहतर लोकतंत्र की स्थापना हुई तो फिर इसी पार्टिकुलर हाउस को, इसी पार्टिकुलर काउंसिल भवन को लोकसभा और राज्यसभा में कन्वर्ट किया गया। तो भाई तो जो संरचना बनी हुई थी उसी संरचना में एडजस्ट किया गया, है ना, जितना हो सकता था, जिस तरीके से हो सकता था। ठीक है, अब इसी को लेकर करके एक जो नया डेवलपमेंट हुआ, ये नए संसद भवन के तौर पर देखा गया है। ठीक है, अच्छा, यहां पर आप देख सकते हैं, मैंने तस्वीर जानबूझ करके लगाई है ताकि आप इसको समझ पावे। ये है भारतीय संसद वर्तमान में, है ना, और ये है मुरैना में जो 64 योगिनी मंदिर है ना, 64 योगिनी मंदिर। इस मंदिर के बारे में जानकारी मिलती है कि कच्छप घाट शासकों ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था और बीच में जो यह आप आकृति देख रहे हैं यहां पर शिवलिंग, भगवान शिव को महत्व देते हुए शिवलिंग की स्थापना यहां पर की गई। और ये चारों तरफ जो है
64 योगिनी यानी योग माया जो देवी हैं, इनको यहाँ पर संदर्भित किया गया है। ठीक है, तो इस संदर्भ में ये चीजें आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि वर्तमान में जो संसद भवन का ढांचा है वो कुछ इस तरीके से दिखता है ना, दिखता है ना, आपको क्या लग रहा है, दिख ही रहा होगा। ठीक है, तो आज की चर्चा में हम लोगों ने भारतीय संसद के संदर्भ में, भारतीय संसद भवन के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं और किस तरीके से नए संसद भवन के निर्माण को लेकर करके पहल की गई और उसके आधार पर अब नए संसद भवन का उद्घाटन भी हो जाएगा। हो सकता है कि अब नए सिरे से, नए संसद भवन से ही लोकसभा और राज्यसभा की जो भी कार्य व्यवस्था है वह संचालित हो, है ना। तो इस लिहाज से आज की चर्चा निश्चित तौर पर बहुत उपयोगी है, आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी जानकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और निश्चित तौर पर यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो भारतीय संसद के बारे में जानना और भारतीय संसद के नए रूप के बारे में जानना तो निहायत जरूरी हो जाता है ना। कौन जाने कल को आप वहां पर एक अधिकारी की भूमिका में चले जाएं, है कि नहीं, किसी मंत्री जी के प्रतिनिधि के तौर पर, है ना। वहां पर बुलाया जाता है, क्वेश्चंस वगैरह लेकर करके उसका उत्तर तैयार करके कई बार अधिकारियों को जाना पड़ता है ना। जवाब तो देते हैं मंत्री जी ही, लेकिन तैयारी तो होती है बैकएंड से ही ना, है कि नहीं। तो बहरहाल यहाँ पर एक सवाल देखो पूछ लिया गया है यूपीएससी के द्वारा वर्ष 2021 में, और यह सवाल क्या कहता है, सवाल को एक बार देख लो। मुरैना के पास स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन था कि यह कच्छप घाट राजवंश के शासनकाल में बना गोलाकार मंदिर है। दूसरा कथन था कि यह भारत में निर्मित एकमात्र गोलाकार मंदिर है ना। तीसरा था कि इसका उद्देश्य क्षेत्र में वैष्णव पंथ को बढ़ावा देना था, और चौथा कथन है कि इसके डिजाइन ने एक लोकप्रिय धारणा को जन्म दिया है कि यह भारतीय संसद भवन के पीछे की प्रेरणा थी। क्लियर। तो यहां पर ये 4 कथन दिए गए थे, चारों कथनों के आधार पर आप समझ पा रहे होंगे मैंने जो विश्लेषण किया, आप अब बेहतर तरीके से उत्तर दे सकते हैं। उत्तर मैं नहीं बताऊंगा, उत्तर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, क्योंकि ये यूपीएससी 2021 का सवाल था। निश्चित तौर पर आपको ये समझना चाहिए, जानना चाहिए, और आगे किस तरीके से सवाल पूछ लिया जाए ये कोई नहीं जानता। मैंने आपको आज की चर्चा में भारतीय संसद के नए भवन के बारे में विस्तार से बताने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह चर्चा पसंद आई होगी, और यदि पसंद आई है तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, उन्हें बताइए कि भाई जो जानकारी है वो आप भी लो, है ना। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।